तो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड अ वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हो कि प्रॉब्लम के अंदर मतलब अभी तक एटलीस्ट जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए हैं उन सभी के अंदर एक यूनिक सॉल्यूशन हमें मिल रहा था, एक वैल्यू हमें मिल रही थी। मतलब जहाँ पर हमें जो फंक्शन है z उसका मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा था, तो हमें एक यूनिक एक वैल्यू मिल जाती थी कि x1 की वैल्यू इतनी और x2 की वैल्यू इतनी है, जिसपे आपको z की जो आपका फंक्शन है उसकी वैल्यू इतनी मिलेगी, मतलब आइदर इट इज मैक्सिमम और मिनिमम। पर एक यूनिक सॉल्यूशन के अलावा हमारे पास 2-3 और वैरायटी है जिस तरह के सॉल्यूशंस हमें प्रॉब्लम के अंदर मिल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको उनसे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए, ताकि अगर बाय चांस आपके सामने कोई ऐसा रिजल्ट आ जाए तो आपको ये ना हो कि यार ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो पहला तो है यूनिक सॉल्यूशन जो हमें जनरली मिलता है। दूसरी वैरायटी क्या है? दूसरा है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या मल्टीपल सॉल्यूशन। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या फिर इसे मल्टीपल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, सिंपलेक्स मेथड बेसिकली एक कंसेप्ट का प्रयोग करता है। ठीक है, क्या जैसे सपोज कीजिए ये हमने फिजिबल रीजन हमने ड्रॉ किया है, ये हमने फिजिबल रीजन हम ड्रॉ कर रहे हैं ये। ठीक है, तो ये फिजिबल रीजन आ गया। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो ऑप्टिमल जो पॉइंट होगा, ठीक है, जहां पर हमें दुनिया का कोई सा भी फंक्शन आप ले लीजिए, ठीक है, कोई सा भी, यहां पर है x1, इधर है x2, आप कोई सा भी फंक्शन आप बना लीजिए अपने पास से, उस फंक्शन का जो मैक्सिमा है और जो मिनिमा है, ठीक है, ये जो मिलेगा आपको मैक्सिमम और मिनिमा जो मिलेगा वो इस फिजिबल रीजन के, इस फिजिबल रीजन जो एक कंस्ट्रेंट्स हमने ड्रॉ किए, इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर्स पर ही मिलेगा। मतलब आपने एक फंक्शन लिया, उसका जो मैक्सिमम है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है और उसका मिनिमा आपको यहाँ मिल रहा है। ठीक है, आपके एक फ्रेंड ने कोई फंक्शन सजेस्ट किया, उसका मैक्सिमम उसे यहाँ मिल रहा है और मिनिमा यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। मतलब कुल मिला के जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज है वो हमेशा फिजिबल रीजन के कॉर्नर पर ही लाई करती है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने जैसे क्या किया, आपने चारों कॉर्नर्स निकाल लिए। उसके बाद जैसे हम ग्राफिकल मेथड में करते हैं, आपने फंक्शन z की वैल्यू निकाली इन चारों पॉइंट्स पर, और आपने देखा कि यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, सपोज कीजिए 1800, और यहाँ पर भी वैल्यू कितनी आ रही है 1800, यहाँ पर आ रही है 0 और यहाँ पर आ रही है 450। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना मिल रहा है, 1800 मिल रहा है, और वो मिल रहा है दो जगहों पे, दो पॉइंट्स पे मिल रहा है। जो हमारा फिजिबल रीजन है उसके दो कॉर्नर्स पे मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप मतलब तो क्या चीज है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पे भी मैक्सिमम मिल रहा है, यहाँ पर भी मैक्सिमम मिल रहा है। तो अब ये जो केस है ये एक स्पेशल केस है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का एक्चुअली में सच्चाई ये है कि जो लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, उस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमारे ऑप्टिमल या ऑप्टिमम पॉइंट्स हैं। उन सभी जगह पर जो मैक्सिमम वैल्यू है, उन सभी पॉइंट्स पे जो इन दोनों मैक्सिमम वाले पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन पे लाई करते हैं, उन सभी पॉइंट्स पे आपको फंक्शन की वैल्यू 1800 मिलेगी। तो इस लाइन पे कितने जितने भी पॉइंट्स हैं, ऑल ऑफ देम दे आर ऑप्टिमम पॉइंट्स, उन सभी पे आपको वैल्यू फंक्शन की मैक्सिमम मिलेगी। अब एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं, मतलब आप जानते हो एक लाइन के ऊपर दे रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, सो दैट्स व्हाई हम बुलाते हैं इसे मल्टीपल सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। समझ आ रहा है आपको यहाँ तक? तो अब आपको समझ आ गया कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस वाला क्या केस है। आपने फिजिबल रीजन आपने ड्रॉ किया, उसके कॉर्नर्स आपने निकाले, उसके बाद आपने कॉर्नर्स को फंक्शन के अंदर पुट किए, यहाँ पर वैल्यू 0 आई, यहाँ 450, यहाँ पर भी आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है 1800, यहाँ पर भी 1800 मिल रही है। तो एक्चुअल में जब आप टेस्ट करोगे तो रियलिटी में आपको पता चलेगा कि इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन है उन सभी पॉइंट्स पे आपको 1800 मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल रही है, दैट इज 1800। ठीक है ना, तो जितने भी पॉइंट्स है ऑल ऑफ देम दे आर ऑप्टिमम पॉइंट्स, एंड दिस इज द केस ऑफ अवर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस या मल्टीपल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एक्चुअल में हो कैसे रहा है, तो मैंने आपको बताया था ग्राफिकल मेथड के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक और तरीका है, वो ये कि आप जो z है, z, ठीक है, z को आप 0 मान के आप उस इक्वेशन को ड्रॉ कीजिए। सपोज कीजिए कोई सी भी इक्वेशन है 4x1 + 5x2 या जो भी इक्वेशन है, जो भी, ठीक है, आप उसे ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था z को 0 मानना है, आपने z को 0 मानना है।
तो ऐसे में क्या होता है, x इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो ओरिजिन है ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहां तक आपको समझ आ गई। तो मैंने आपको कहा था आप इस लाइन को ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गई। मैंने आपको ग्राफिकल मेथड में सारा कुछ पढ़ाया है। तो मैंने आपको बताया था कि आप इस लाइन को मूव करा रहे हो, ठीक है, मूव करा रहे हो इस तरह से, जैसे आप इस लाइन को मूव करा रहे हो, ठीक है। तो फिजिबल रीजन जो है, फिजिबल रीजन जो है उसको मतलब फारदेस्ट पॉइंट पे फिजिबल रीजन जो है उस फिजिबल रीजन को टच करने वाली, जस्ट टच करने वाली जो फारदेस्ट सबसे दूर जो पैरेलल लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो वो जो लाइन है दैट विल गिव यू द ऑप्टिमम पॉइंट, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या चीज है, ये आपने 4x1 प्लस 5x2 जो भी है फंक्शन, आपने ये लाइन आपने ड्रॉ करी, उसके बाद आप पैरेलल इसको चला रहे हो। तो जो फिजिबल रीजन है उसको सबसे फारदेस्ट पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये लाइन टच करेगी, पैरेलल लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो, तो जो फारदेस्ट पॉइंट पे सपोज कीजिए कि फारदेस्ट पॉइंट ये वाला है, ठीक है, सपोज किसी और केस में, तो ये हमारा क्या होगा, दैट विल बिकम अवर ऑप्टिमम पॉइंट, ठीक है। यहां तक समझ आया। जो क्लोजेस्ट जैसे सपोज कीजिए फिजिबल रीजन यहां पर है, सपोज कीजिए ये कोई फिजिबल रीजन बन रहा है, ठीक है, और आपको इसका मिनिमम निकालना है। तो आप इस लाइन को मूव कराओगे, जैसे मूव कराया आपने, तो जहां पर क्लोजेस्ट लाइन, ओरिजिन के क्लोजेस्ट लाइन जो इस फिजिबल रीजन को टच कर रही है, जस्ट टच कर रही है, ठीक है, दैट विल गिव यू ऑप्टिमम पॉइंट, ठीक है ना। ओरिजिन से क्लोजेस्ट वो लाइन जो इस फिजिबल रीजन को टच कर रही है दैट विल गिव यू ऑप्टिमम पॉइंट, वो आपको मिनिमा देगी, मिनिमा। और उससे फारदेस्ट वो लाइन, फारदेस्ट पैरेलल लाइन जो फिजिबल रीजन को टच कर रही है दैट विल गिव यू मैक्सिमम। यहां तक समझ आ गया। अब कई बार क्या होता है कि ये जो लाइन है, इस लाइन का स्लोप कुछ इस प्रकार है, इस लाइन का स्लोप कुछ इस प्रकार है कि जब आप इसे मूव कराते हो तो जब आप फारदेस्ट पॉइंट ढूंढ रहे हो, जब आप इस लाइन को आप पैरेलली लेके जा रहे हो, जब आप फारदेस्ट पॉइंट ढूंढ रहे हो, तो ये जो आपके फिजिबल रीजन की जो बाउंड्री है, फिजिबल रीजन की जो एज है, ये उसके साथ वर्ड यूज कर रहा हूं, कंसाइड कर जाती है, कंसाइड, ठीक है। मतलब ये जो लाइन है पैरेलली आपने मूव कराई, ठीक है, तो ये हमारी जो फिजिबल रीजन है इसकी बाउंड्री को के साथ कंसाइड कर जाती है, ठीक है। मतलब कि इस बाउंड्री की और इस हमारे फंक्शन की दोनों की जो स्लोप है वो सेम है। ये हमारे जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी लाइन की स्लोप और जो हमारी बाउंड्री की जो स्लोप है वो सेम है, ठीक है। तो ऐसे केस में जब आप इसको पैरेलली मूव कराओगे तो ये दोनों लाइंस ओवरलैप कर जाती है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि यहां पर इन दोनों ही पॉइंट्स पे आपको मैक्सिमम मिलेगा और इनके ऊपर जोड़ने वाली जो ये लाइन है उसके ऊपर जितने ही पॉइंट्स हैं, ऑल ऑफ देम दे विल गिव यू मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। समझ आ रहा है, ठीक है। अब जैसे सपोज कीजिए कि यहां पे कोई लाइन इस तरह से थी कि मैंने उसे जब मूव कराया तो वो लाइन जो है वो यहां इस एज के कंसाइड कर गई है, ठीक है। ये हमारी बाउंड्री है, इस फिजिबल रीजन की बाउंड्री है, और ये जो हमारी फंक्शन वाली लाइन है पैरेलली जब मूव कराया तो वो इसके कंसाइड कर गई, ठीक है। तो क्या होगा, ये इस लाइन पे जितने पॉइंट्स ऑल ऑफ देम दे विल गिव अस मिनिमम वैल्यू। समझ आ रही है राजा, ये चीज आपको क्लियर हो रही, ठीक है। तो ये फंडा है हमारा जो इनफाइनाइटली मैनी या मल्टीपल सॉल्यूशंस का। क्लियर हो गया यहां तक। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये सिचुएशन कब अराइज होगी, जब इस लाइन का जो स्लोप है, ठीक है, इस लाइन का जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो स्लोप है वो हमारे जो ये कंस्ट्रेंट वाली जो बाउंड्री की इक्वेशन है, जो बाउंड्री वाली जो लाइन है, ठीक है, इन दोनों का स्लोप्स बराबर हो जाएगा। और एक बात और कि ये जो बाउंड्री है इट मस्ट बी एन एक्टिव बाउंड्री, ठीक है। ये एक्टिव बाउंड्री समझते हो ना कि जो आपका फिजिबल रीजन है ये उसका हिस्सा, एक एक्टिव हिस्सा होनी चाहिए, ठीक है। जो फिजिबल रीजन है वो आपका इस इक्वेशन को, इस लाइन को जिसके साथ इसकी स्लोप सेम है उसे टच कर रहा हो, ठीक है। एक्चुअली बाउंड्री भी दो तरह की होती है, एक होती है एक्टिव बाउंड्री, एक होती है पैसिव बाउंड्री, ठीक है। अब ये एक्टिव बाउंड्री है, ये इस फिजिबल रीजन को टच कर रही है। अब कुछ कंस्ट्रेंट्स ना मतलब रिडंडेंट होते हैं, ठीक है, उनका कोई काम नहीं होता। अब जैसे कोई कंस्ट्रेंट है, लाइन है वो इस तरह से है, ये लाइन हमने ड्रॉ करी है, ये वाली ये लाइन हमने ड्रॉ की है
कि फिजिबल रीजन इस तरफ होगा, इसके ओरिजिन के साइड होगा, तो क्लियरली नजर आ रहा है कि ये लाइन है, ये एक रिडंडेंट कंस्ट्रेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बिकॉज जो एक्चुअल फिजिबल रीजन है वो उसको टच नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन कब अराइज होगी, जब आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसका जो स्लोप है वो आपकी एक एज से, मतलब उस एक बाउंड्री से दोनों का स्लोप मैच कर जाएगा, सेम होगा, और जिस बाउंड्री की हम बात करें इट मस्ट बी एन एक्टिव बाउंड्री, ठीक है। तो ये तो राजे हमने चीजों को मतलब देखा ग्राफिकल मेथड की नजरों से, ठीक है। अगर हम बात करें सिंप्लेक्स मेथड में, तो सिंप्लेक्स मेथड में जैसे आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा दैट दिस प्रॉब्लम हैज गॉट मल्टीपल सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसके लिए राजे बहुत ज्यादा सिंपल चीज है, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत मैट्रिक्स जो है देखते ही आपको नजर आ जाएगा, मैट्रिक्स के अंदर जो मैट्रिक्स होता है उसमें आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये जो प्रॉब्लम है इट हैज गॉट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। देखिए टेबल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये आ गया हमारा बेसिस, ठीक है, यहां पर है x1 x2 s1 s2 b एंड थीटा, ठीक है, ये हमारे बेसिक टेबल का स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। मार्कर चेंज करके देखते हैं, थोड़ा मार्कर खराब सा लग रहा है, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं सर, यहां पर बेसिस में क्या है, जिनकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो वो है हमारे बेसिक वेरिएबल, और नॉन बेसिक वेरिएबल क्या है, जो इस टेबल में प्रेजेंट नहीं है, उनकी वैल्यू हम 0 लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए बेसिस के अंदर एक वेरिएबल है x1 और दूसरा है s2, सपोज कीजिए, ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन है, यहां पर cd आ गए, कोएफिशिएंट आ गए, यहाँ cj आ गए, ठीक है, ये इनके वैल्यूज आ गई सबकी, यहां पे आपने zj निकाला, ये cj माइनस zj आपने निकाल दिया, ठीक है। तो cj माइनस zj की वैल्यू क्या आ रही है, अब यहां पर है x1 0, s2 वाले में भी 0 आएगा, ठीक है। प्रॉफिट की कुछ भी सपोज कीजिए वैल्यू आ रही है, व्हाटएवर कुछ भी आ रही है, ठीक है। अब ये आ गया cj माइनस zj, ये आ गया है, हम सपोज कीजिए हम कर रहे हैं मैक्सिमाइज, ठीक है, हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं, x1 के नीचे 0 आ गया, x2 के नीचे भी 0 आ गया, s1 के नीचे सपोज कीजिए आ रहा है -10 और ये आ गया s2, ठीक है। तो टेबल बनी हुई आपके सामने, डाटा जो भी है वो यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, इस वक्त बेसिक वेरिएबल्स कौन से हैं, बेसिक वेरिएबल x1 और s2 क्या है, एक तो x1 है और एक है s2 है। तो cj माइनस zj वैल्यू जो है वो x1 के केस में 0 आएगी, ये हम जानते हैं, और s2 के केस में 0 आएगी, ये हम जानते हैं, ठीक है, बिकॉज जो बेसिक वेरिएबल है, ध्यान रखिएगा, उसकी cj माइनस zj वैल्यू उसकी 0 होती है, उसकी 0 होती है, ठीक है, ये चीज हमें मालूम है। पर यहां पर इस टेबल में एक बड़ी खास बात है, क्या कि अगर आप x2 को अगर आप देखो, x2 ये एक नॉन बेसिक वेरिएबल है, क्या है ये, एक नॉन बेसिक वेरिएबल है, ये टेबल के अंदर इस वक्त प्रेजेंट नहीं है, इस वक्त एट प्रेजेंट ये इस टेबल के अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसकी वैल्यू 0 रखी हुई है, हमने 0 रखी हुई है। पर अगर आप cj माइनस zj ऑब्जर्व करो तो इसका क्या आ रहा है, इसका cj माइनस zj 0 आ रहा है, ठीक है। आप मैक्सिमाइज कर रहे हो, आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल चुका है, ठीक है, ये यहां पर cj माइनस zj में नहीं आएगा, तो इधर आएगा, ठीक है। आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर ऑप्टिमम सॉल्यूशन तब मिलता है जब cj माइनस zj वैल्यूज सारी की सारी या तो 0 हो, नेगेटिव हो, तो ऑप्टिमम हमें मिल चुका है। पर इसमें नोट करने वाली एक बड़ी गजब चीज है, क्या कि एक ऐसा नॉन बेसिक वेरिएबल है जिसका cj माइनस zj 0 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस वेरिएबल को टेबल में ले आऊं, ठीक है, अगर मैं इस वेरिएबल को टेबल के अंदर ले आऊं, ठीक है, किसी भी तरह से, वो तो खैर बाद में हम b वैल्यू और थीटा वैल्यू से देखेंगे कि जब ये टेबल में आएगा तो कौन बाहर जाएगा, ठीक है ना। कुल मिला के अगर मैं इस वेरिएबल को टेबल के अंदर ले आऊं तो इससे मेरा जो z है, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसकी वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, z उतना ही रहेगा, ठीक है। और यही चीज तो होती है मल्टीपल सॉल्यूशन के अंदर, क्या है कि अभी x1 की कुछ वैल्यू आ रही है, अब आप x2 को टेबल में ले आओगे, अभी बेसिकली क्या है, अगर हम वैसे पॉइंट प्लॉट करें
तो x1 x2 जैसे आप लिखते हो, ठीक है, तो अभी आपको क्या मिल रहा है, x1 x2 की वैल्यू आ रही है 0। तो अगर आप x2 को पिक्चर में ले आओगे तो x1 की वैल्यू चेंज होके कुछ और हो जाएगी। तो ये पॉइंट, ये x1 डैश x2, अगर आप x2 को पिक्चर में ले आओ तो x1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, पर z उतना ही रहेगा, इट विल रिमेन मैक्सिमम। यानी कि आपके पास दो ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, जहां पर आपके पास दो ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं जहां पर आपको फंक्शन की मैक्सिमम यानी ऑप्टिमम वैल्यू आपको मिल रही है। ये चीज आपको समझ आई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अब दो सॉल्यूशंस हैं, ग्राफ पे दो पॉइंट्स है जहां पर z की सेम वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब है कि अगर इन दोनों को लाइन से जोड़ोगे तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है, उन सभी पे आपको सेम z वैल्यू मिलेगी एंड दैट विल गिव यू मैक्सिमम वैल्यू। समझ आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब किसी नॉन बेसिक वेरिएबल, एक ऐसा वेरिएबल जो एट प्रेजेंट टेबल में नहीं है, जब किसी नॉन बेसिक वेरिएबल के नीचे cj माइनस zj वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब अगर आप उसे टेबल के अंदर ले आओ तो आपके z में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन ऑप्टिमम, वो ऑप्टिमम ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये दैट दिस प्रॉब्लम हैज गॉट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। समझ आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छे समझ आ गया होगा, ठीक है। दूसरी सिचुएशन होती है अनबाउंडेड सॉल्यूशन, अनबाउंडेड, ठीक है। ये सिचुएशन तब राइज होती है जब आपकी जो कंस्ट्रेंट्स है वो इस तरह से हैं कि जो फिजिबल रीजन है, ठीक है, इट इज अनबाउंडेड, वो एक साइड से आप कह सकते हो कि खुला हुआ है, ठीक है। अब देखिए, कंस्ट्रेंट्स देना तो ऑथर का काम है, ठीक है, कंस्ट्रेंट्स देना वो मतलब ऑथर का काम है, ठीक है, जो एग्जामिनर है वो देगा। अब उसने सपोज कीजिए मतलब कुछ इस प्रकार से कंस्ट्रेंट्स प्रोवाइड करी, ठीक है। अब उसने ये दो कंस्ट्रेंट्स दी कि x1 x2 की जो इक्वेशन है उसमें ग्रेटर देन समथिंग दे रखा है। अब ग्रेटर देन की जब बात करते हैं तो ओरिजिन के अपोजिट साइड वाला रीजन हम काउंट करते हैं, तो ऐसे में फिजिबल रीजन ये बन जाएगा, ये वाला, ये हमारा कॉर्नर आ गए, ये हमारे कॉर्नर आ गए, एंड दिस इज आवर फिजिबल रीजन, ये आ गया हमारा फिजिबल रीजन, ये आ गया हमारा फिजिबल रीजन। यहां तक समझ आ गया, दिस इज आवर फिजिबल रीजन। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो अब इस फिजिबल रीजन में क्या है कि एक साइड से ये ओपन हो रखा है, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अब ये क्या चीज है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या है कि ऐसा हो सकता है कि x1 x2 मतलब आगे, जैसे सपोज कीजिए आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, कोई फंक्शन है सपोज कीजिए 5x1 प्लस 3x2। अब इसके अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मतलब इट कैन टेक एनी वैल्यू, x1 x2 की कोई सी भी वैल्यू कहीं पे भी जा सकती है, ठीक है। और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, z, वो भी क्या है, इंफिनिटी, मतलब पॉइंट कहीं भी जा सकता है, ठीक है। सो ये कौन सा सिचुएशन है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन की, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। जरूरी नहीं कि z की वैल्यू इंफिनिटी ही हो, जरूरी नहीं है, इट कैन बी फाइनाइट आल्सो, ये फाइनाइट भी हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि अगर आपको इन कंस्ट्रेंट्स के अंदर, देखिए सॉल्यूशन अनबाउंडेड है, ठीक है, जो सॉल्यूशन जो आपका फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड है, पर सपोज कीजिए अगर आपको मतलब मिनिमा निकालना हो, इस प्रॉब्लम के अंदर मिनिमा निकालना हो, कोई आपको इक्वेशन दे रखी है और आपको मिनिमा अगर आपको निकालना हो, ठीक है, तो मतलब ऐसे में मतलब क्या होगा, सपोज कीजिए हम z को डिफाइन कर दें, z इज इक्वल टू x1, हमारी मर्जी, हम z को कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। अब z इज इक्वल टू x1, अब मैं आपसे पूछूं कि z की मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमाइज z, तो एवरीवन नोस सिंपलेक्स की प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, और क्वेश्चन में दे रखा है x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्वेश्चन में दे रखा है। तो z हमारा फंक्शन क्या है, x1, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं पॉइंट्स बताओ, वो पॉइंट कौन सा है, तो वो तो पॉइंट मेरे भाई इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है, इनफाइनाइटली मेनी, ठीक है। ये देख रहे हो ये वाला पॉइंट, यहां पर भी x1 0 है, x1 0, x1 0, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स जहां पर आपको x1 0 मिल रहा है, ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी, ठीक है ना। तो मतलब कोई वही नहीं, तो ऐसा हो सकता है कि z की आपको फाइनाइट वैल्यू मिल रही हो, ऐसा हो सकता है कि z की आपको इनफाइनाइट वैल्यू मिल रही हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बट द थिंग इज जो हमारा रीजन है, रीजन जो फिजिबल रीजन है, इट इज अनबाउंडेड, वो मतलब खुला हुआ है, वो कहीं तक भी जा सकता है। ये चीज कई बार एक दो बार पता है कैसे केस है एग्जाम के अंदर, या
प्रॉब्लम के अंदर इस तरह से केस आए, जैसे मतलब सपोज कीजिए कि ये लाइक दिस, ये हमारी इक्वेशंस हमें दे रखी है, ये इक्वेशंस हमें दे रखी हैं, ठीक है, और ये हमारा आ गया फिजिबल रीजन, ये दिस इज फिजिबल रीजन, ये चीज ये फिजिबल रीजन है। अब आपको जो z का फंक्शन है, z का फंक्शन उसकी लाइन ये दे रखी है, ये वाली, ठीक है, उसकी लाइन क्या है, कुछ इस टाइप से दे रखी है कि इस लाइन का और इस लाइन का जो स्लोप है, स्लोप वो सेम है, इस लाइन का और इस लाइन का स्लोप सेम है, ठीक है। एक बार एक क्वेश्चन ऐसा आया था किसी एग्जाम के अंदर, गेट की नहीं, किसी और एग्जाम की बात कर रहा हूं, तो उसमें क्या है कि जब आप इसको मैक्सिमाइज करते हो तो ये लाइन लेफ्ट की तरफ मूव करना शुरू कर रही थी और वो इस बाउंड्री से कंसाइड कर रही थी, ठीक है। उस केस में मतलब इस, अब लाइन की तो एक वैल्यू होती है, लाइन के ऊपर आपको z की कुछ वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन अनबाउंडेड था, ठीक है, सॉल्यूशन अनबाउंडेड था, पॉइंट्स की कोई कमी नहीं थी, वो इन्फिनिटी तक जा रहे थे, पर z की वैल्यू जो थी, z की वैल्यू मतलब इट वाज फाइनाइट, उसकी कुछ वैल्यू सपोज कीजिए उसकी वैल्यू 3 आ रही है, समझ आ रहा है। जैसे लाइन की एक इक्वेशन होती है ना, मतलब x प्लस x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू सपोज कीजिए 3 या माइनस है इज इक्वल टू 3, कुछ भी व्हाटएवर इट इज, ठीक है। तो यहाँ पर उस फंक्शन की वैल्यू इस लाइन के ऊपर 3 आ रही थी, तो इसका जो लाइन है, जो बाउंड्री है और जो हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो इक्वेशन थी, उन दोनों का स्लोप सेम था, तो जब आप उसको मैक्सिमाइज कर रहे थे तो दोनों लाइन कंसाइड कर रही थी। तो ऐसा हो सकता है कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन के अंदर z की वैल्यू आपको फाइनाइट मिले, ऐसा हो सकता है कि इनफाइनाइट मिले, ठीक है। पर मतलब ये है कि जो पॉइंट्स की अगर बात करें तो वो दे आर अनबाउंडेड, वो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये मल्टीपल सॉल्यूशंस की तरह नहीं है कि दो पॉइंट्स हैं उनको जोड़ने वाली लाइन पे लाई कर रहे हैं, मतलब ये एक रीजन में स्प्रेड हुए हैं। समझ आ रही है यहाँ तक, ये चीज आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। अब आपको इस टेबल में कैसे पता चलता है, टेबल में कैसे पता चलता है हमें, जो सिंप्लेक्स की टेबल होती है, मैंने आपको बताया कि जो थीटा रेशो है आप वहां पे सिलेक्ट करते हो सबसे छोटा नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको थीटा जो रेशो होता है बी कॉलम का और की कॉलम का, मैंने आपको बताया कि थीटा आप कौन सा चूज करते हो, सबसे छोटा नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है। सपोज कि यहाँ पर आ रहा है 10 और यहाँ पर आ रहा है 5, ठीक है, तो हम 5 चूज कर लेंगे, ठीक है। पर जब मतलब अनबाउंडेड सॉल्यूशन होता है हमारे पास, उस केस में क्या होता है कि आपको दोनों ही जगह पे क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, नेगेटिव, दोनों ही जगहों पे आपको क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर। सो दैट क्लियरली मीन्स कि ये क्या है, अनबाउंडेड, ठीक है। जब आप चूज करने बैठे, जब आप चूज करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको क्या सिखाया गया, सबसे छोटा नॉन नेगेटिव नंबर, पर यहाँ पे तो दोनों ही नेगेटिव है, तो आप किसी को भी चूज नहीं कर सकते। समझ आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। एक जो लास्ट जो वैरायटी जो हमें देखने को मिलती है, दैट इज इनफिजिबल सॉल्यूशन, इनफिजिबल। अब ये बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स हैं दे आर नॉट कंसिस्टेंट, वो एक दूसरे से कंसिस्टेंट नहीं है। मतलब सपोज कीजिए कि मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाऊं कि x1 लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है, और देख कोई दूसरी कंडीशन है दैट इज x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है, x1 लेस देन इक्वल टू 3, ये एक कंडीशन दी हुई है, और दूसरी कंडीशन है x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये दूसरी कंडीशन दी हुई है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में मतलब अब ये दोनों जो कंस्ट्रेंट्स है कंसिस्टेंट ही नहीं, आपका फिजिबल रीजन आप ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मतलब जरूरी नहीं, और भी बहुत सारे केस हो सकते हैं, बहुत सारे, आप कुछ भी हो सकता है। जैसे ये एक इक्वेशन हमने ये ड्रॉ करी, दूसरी ये ड्रॉ करी, ठीक है, और सिचुएशन कुछ ऐसे कि एक के हिसाब से फिजिबल रीजन ये बन रहा है और दूसरी कंडीशन के हिसाब से फिजिबल रीजन ये वाला बन रहा है, ठीक है। तो फिजिबल रीजन बेसिकली क्या होता है, मतलब सभी कंस्ट्रेंट्स का कॉमन रीजन, पर एक इक्वेशन कह रही है कि ये इससे इधर जाएगा लेफ्ट में, और दूसरी जो कंडीशन है, जो कंस्ट्रेंट है, वो कह रहे हैं कि वो इस लाइन के राइट साइड में रहेगा। तो कॉमन तो कुछ बना ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें आ जाएगा नो सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब कोई सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम ही इनफिजिबल है। गौर करने वाली बात ये है कि जो ये नो सॉल्यूशन वाला जो केस है, इनफिजिबल सॉल्यूशन वाला, यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन पिक्चर में ही नहीं आया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो पिक्चर में तब आएगा जब आपका एक फिजिबल रीजन आप पहले ड्रॉ करोगे, पर यहाँ पे तो फिजिबल रीजन ड्रॉ ही नहीं हो सकता क्योंकि जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट नहीं है। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। अब ये नहीं मैं आपको बताऊंगा, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा
कि हमें कैसे पता चलता है सिंप्लेक्स की टेबल में कि इट हैज़ गॉट नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको ये कई बार बता चुका हूँ, जब हमने बिग एम मेथड मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि हम आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम आर्टिफिशियल वेरिएबल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि उस आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और मैंने आपको बताया था कि जब आप सॉल्व करोगे सिंप्लेक्स की टेबल, अगर आपने सॉल्व करा, ठीक है, अगर आपने सॉल्व किया और टेबल को आपने ऑप्टिमाइज कर दिया, टेबल को आपने ऑप्टिमाइज कर दिया, ठीक है, टेबल ऑप्टिमाइज हो चुकी है, ठीक है, और आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू यहां पर आपने देखा कि आ रही है, सपोज कीजिए 5, ठीक है, टेबल ऑप्टिमाइज कर दी, चाहे बिग एम मेथड से कर रहे हो चाहे टू फेज मेथड से कर रहे हो, ठीक है, टेबल आपने ऑप्टिमाइज कर दी और आपने देखा आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू आ रही है 5। आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है वो बेसिस के अंदर प्रेजेंट है और उसकी वैल्यू 0 नहीं है, कुछ और आ रही है, सपोज करो 5 आ रही है, ठीक है, पर आप जानते हो कि आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू हमेशा 0 होती है, हमेशा 0 होती है, ठीक है। तो यानी कि जो प्रॉब्लम है उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ आ रहा है, ठीक है। तो सिंप्लेक्स के टेबल में कैसे पता चलता है कि दिस प्रॉब्लम हैज गॉट नो सॉल्यूशन? बिकॉज जब आप आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे अकॉर्डिंग, जब आप बिग एम मेथड से सॉल्व करोगे तो आर्टिफिशियल वेरिएबल की कुछ वैल्यू निकल के आएगी विच विल बी नॉन जीरो, जो जीरो नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि द प्रॉब्लम इट हैज गॉट नो पॉसिबल सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन है ही नहीं इसका। ये चीज आपको समझ आई, ठीक है। या फिर अगर आप टू फेज मेथड से सॉल्व कर रहे हो तो जब फेज 1 में आप सभी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का सम निकालते हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू अगेन इट विल बी नॉन जीरो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू नॉन जीरो आ रही होगी, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको मतलब जो सिंप्लेक्स मेथड है उसकी सारी चीज़ें मतलब अच्छे से समझ आ गई होंगी। प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कैसे लग रहे हैं आपको हमारे लेक्चर्स। अगर चीज़ें समझ आ रही हैं तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को हमारे लेक्चर्स ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा। ये एक छोटी सी एक्स्ट्रा फीस है जो आपको मुझे देनी है। हम जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स अगले लेक्चर में, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।